हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपी मिथ एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकार। इसके जो आर्टिकल है, कौन से आर्टिकल में किस फंडामेंटल राइट की बात की गई है, कहाँ पे जो आपके फंडामेंटल राइट हैं वो कम हो सकते हैं या कुछ टाइम के लिए उनको ख़त्म किया जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू इंडियन फंडामेंटल राइट्स? निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारतीय मूलभूत अधिकारों से जुड़े हुए हैं? आर्टिकल 12 से 34, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 30 या आर्टिकल 14 से 35। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है, आर्टिकल 12 टू 35, वो आपका राइट रहेगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो आपका संविधान में मूलभूत अधिकारों से जुड़े हुए हैं। अगर हम करें राइट्स की बात, जो कि हमारे 6 तरह के राइट्स हैं, वो तो आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक जाते हैं। लेकिन आपका आर्टिकल 12, 13, 33, 34, 35, ये 4 से 5 आर्टिकल भी कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही बात करते हैं। कुछ इन्हें डिफाइन करते हैं, कुछ इनकी रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे के सारे आर्टिकल जो हैं 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फंडामेंटल राइट्स? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूलभूत अधिकारों को परिभाषित करता है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 12 या नन ऑफ दीज? तो जो आर्टिकल 12 है, जिसमें कोई अधिकार तो नहीं लिखा है, लेकिन आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है, उनको परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1 बोलता है, नो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कैन मेक अ रूल दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट। स्टेटमेंट 2 बोलता है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज कैन नॉट मेक अ रूल दैट वायलेट द फंडामेंटल राइट। हिंदी में बोला, मूलभूत अधिकारों को उल्लंघन करने वाला कोई भी नियम सरकारी या गैर सरकारी संस्था नहीं बना सकती है। केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय भी मूलभूत अधिकारों का हनन करने वाले नियम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपकी दोनों स्टेटमेंट हैं, ये बिल्कुल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि भले वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई आपका सेंटर का कोई बॉडी हो, स्टेट की कोई बॉडी हो, लोकल कोई बॉडी हो, आपकी गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह का ऐसा रूल, ऐसा नियम, ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो हमारे 6 के 6 फंडामेंटल राइट को वायलेंट करते हैं, उनका हनन करते हैं या कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन बट बेसिस इज डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड अंडर फंडामेंटल राइट्स? मूलभूत अधिकारों में किस आधार पर विभेद करने की मनाही है? तो जो आपका फंडामेंटल राइट है, आपका फंडामेंटल राइट जो 15 है, वो कहीं ना कहीं कुछ हमें क्राइटेरिया बताता है कि किस किस एरिया में आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से एरिया हैं? आर्टिकल 15 हमें ये बताता है। ऑप्शन ए है कास्ट, बी है बर्थ प्लेस, ऑप्शन सी है जेंडर और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। भले आप किसी भी व्यक्ति से, आर्टिकल 15 आपको बताता है कि आप किसी भी व्यक्ति से जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें जो है वो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आपके रिलीजन के आधार पर भी इसमें बताया गया है, रेस के बारे में बताया गया है। ये कुछ 4 से 5 क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर आप विभेद जो है, डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? और स्टेटमेंट 1 बोलता है, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ
टाइटल्स। अनुच्छेद 14 हमें बताता है विधि के समक्ष समानता, जबकि अनुच्छेद 17 हमें बताता है उपाधियों का अंत करना। तो ये सारा का सारा जो आपका एक तरह से बात हो रही है आर्टिकल की, ये आपका पहला राइट रहता है, राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार के राइट की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि आपका 14 टू आर्टिकल 18 तक रहता है। इसमें अलग अलग आर्टिकल है, 14, 15, 16, 17 और 18। तो यहाँ पे 14 तो बिल्कुल सही बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष जो है वो सब समान है। लेकिन आर्टिकल 17 यहाँ पे गलत बात करता है। आर्टिकल 17 बात करता है यहाँ पे अनटचेबिलिटी की, यानी कि अस्पृश्यता की। और आर्टिकल 18 है जो कि टाइटल्स को ख़त्म करने की बात करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो राइट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो यहाँ पे गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रीडम्स आर गिवन एज फंडामेंटल राइट्स इन आर्टिकल 19। अनुच्छेद 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मूलभूत अधिकार के रूप में दी गई हैं। तो आपको पता है सेकंड जो आपका फंडामेंटल राइट चलता है वो राइट टू फ्रीडम है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, जो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक चलता है। इसमें अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, जिसमें राइट टू एजुकेशन भी आपका इसी में इंक्लूड रहता है 21A में, कि आपको पढ़ने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 ही आपको मल्टीपल फ्रीडम्स देता है, जैसे कि ऑप्शन ए है राइट टू स्पीच भी देता है, राइट टू मेक अ यूनियन भी देता है, राइट टू रेजिडेंट भी देता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। लेकिन इसके अलावा जो आपका फंडामेंटल राइट है, आपका आर्टिकल 19 है, वो आपको और भी स्वतंत्रताएं देता है, जैसे कि भाई आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं लेकिन वो वायलेटेड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, आप कोई सा भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, उसकी भी आपको स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 देता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी फॉल्स अंडर विच आर्टिकल। निजता का मूलभूत अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले तो ये राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही आता है। आर्टिकल 19 से 22 तक ही कोई आर्टिकल है जिसके अंतर्गत ये आता है। अब 19 से 22 में एक पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको एक आर्टिकल दिया गया है, जिसमें आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें प्रिवेसी का भी राइट आता है कि आपको कुछ चीज़ों को निजी रखने की स्वतंत्रता है। तो ये कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल बी जो है, मतलब आर्टिकल 21 जो है, जो ऑप्शन बी में है, वो इसके बारे में बात करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट रहेगा। आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं बात करता है राइट टू प्राइवेसी की, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति की पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा और भी बहुत से पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करने के चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं, जैसे कि तुम सुसाइड नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी उसमें बताया गया है। स्वास्थ्य की स्वतंत्रताएं हैं, जैसे इंजेक्शंस लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंजेक्शन लगते हैं, तो वो लेने की तुम्हें स्वतंत्रता है, क्योंकि वो हमारी पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह की जो पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई राइट्स हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर हैज़ बीन मैंशनड। किस अनुच्छेद में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषेध की बात की गई है? तो जो आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, जो कि 2 आर्टिकल में बात करता है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, 23 और 24। तो उसका जो आर्टिकल 23 है वो बात करता है कि किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि मानव का किसी व्यक्ति को खरीदना या बेचना, उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो नहीं की जाएगी। तस्करी नहीं की जाएगी, किसी को दास दासी बनाकर नहीं रखा जाएगा, वैश्यावृत्ति नहीं चलेगी, उसके बारे में बात करता है। साथ ही साथ में बात करता है फोर्स्ड लेबर की, कि किसी से फोर्सफुली लेबर का काम या फिर कोई भी काम जो है वो नहीं करवाया जाएगा। जैसे कि पहले होता था ना कि ज़बरदस्ती काम करवा लेना, या फिर किसी काम के कम पैसे देना, या फिर बंधुआ मजदूरी करना। तो इस तरह का किसी भी तरह का जो काम है जो कि उस व्यक्ति का शोषण करता है, लाइक वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी या फिर फोर्स्ड लेबर होगी, वो सारा का सारा बैन है हमारी इंडिया में। ठीक है, तो ये कौन से आपके राइट में बोला गया है? आर्टिकल 23 में इसके बारे में बात की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपका स्टेटमेंट 1 बोलता है अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकटमय परिस्थिति में काम करने से मनाही है। और सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि 2006 में घरेलू नौकरियों के रूप में काम करने वाले जैसे होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट, चाय की दुकान में भी 14 उम्र से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते। तो इसके बाद भी जो है वो आपके आर्टिकल, जो शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है, आर्टिकल 23, 24 उसमें की गई है। आर्टिकल 24 में ये बात की गई है कि जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड लेबर है, वो ऐसी जगह पर काम नहीं करेगी जहाँ पर ज़्यादा खतरा हो। ठीक है, जैसे कि कहीं पे बिल्डिंग बन रही है या कहीं पे आग के साथ काम हो रहा है, तो वहाँ पर जो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है वो काम नहीं करेगा। फिर इसमें से थोड़ा सा चेंज किया गया था 2006 में, जिसमें बोला गया कि 14 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो कहीं पे भी काम नहीं करेगा, भले परिस्थितियाँ अच्छी क्यों ना हो, भले आप उसको अपने घर में ही क्यों ना रख रहे हैं बर्तन धोने के लिए, लेकिन वो भी आप नहीं रख सकते अगर वो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल राइट रहेंगी। ऑप्शन ए जो है दोनों सही, वो यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल अलाउ पीपल टू द सिख कम्युनिटी टू कैरी अ कृपाण विद देम। कौन सा अनुच्छेद सिख समुदाय के लोगों को अपने साथ कृपाण लेकर चलने की अनुमति देता है। तो सिख कम्युनिटी की बात आ गई तो मतलब हमारे दूसरे फंडामेंटल राइट, जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके बारे में बात हो रही है। वो आपका राइट चलता है आर्टिकल 25 से 28 तक। तो जो आर्टिकल 25 है, अनुच्छेद 25 है, सॉरी यहाँ पे आर्टिकल लिख गया, स्पेलिंग इसकी मिस्टेक होगी, इसको ठीक कर लेना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। आर्टिकल 25 जो है वो सिख कम्युनिटी को ये स्वतंत्रता देता है कि जो उनके धर्म का एक प्रतीक है कृपाण, वो उसको अपने साथ रख सकती है। तो आर्टिकल 25 ये चीज़ करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर विल बी नो टैक्स ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज़ इन विच आर्टिकल वॉज इट मैंशनड। धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगेगा, ये किस आर्टिकल में बात बोली गई है। आर्टिकल 25, 26, 27 ये 28। तो सबसे पहले तो 25 से लेकर के 28 तक ये सारे ही आर्टिकल्स जो हैं वो आपके रिलीजन से जुड़े हुए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। तो आर्टिकल 27 जो है वो इसके बारे में बात करता है कि किसी भी धार्मिक कार्य पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है 27, आर्टिकल 27 यहाँ पे राइट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 में वर्णित है। ऑप्शन ए है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस एक्टिविटी। ऑप्शन बी है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑफ द प्रमोशन ऑफ रिलीजियस, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस एजुकेशन। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन तो हमने देख लिया, वो तो आर्टिकल 27 में आता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन ए है वो राइट रहेगा कि आर्टिकल 26 बोलता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप जैसे चाहें किसी भी अपने धार्मिक कार्य को जो है वो उसका प्रबंध कर सकते हैं, उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आर्टिकल 26 इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 बोलता है आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि अनुच्छेद 29 बोलता है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट 2 बोलता है अमंग द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन आर कॉल्ड माइनॉरिटीज़। धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, सिख, बुद्ध, पारसी, जैन धर्म के लोग अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी राइट रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो भी अधिकार हैं यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। तो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जब बात होती है तो ये माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। माइनॉरिटीज़ हम दो तरह से डिसाइड करते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 भी सही है और आपका ऑप्शन 2 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड इन आर्टिकल
30 आर्टिकल 30 में क्या बात बोली गई है? ऑप्शन ए है भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को चुनने की बात बोली गई है। ऑप्शन बी है अपनी बोली और संस्कृति को सुरक्षित रखने की बात बोली गई है। ऑप्शन सी है अल्पसंख्यकों के संस्थानों को सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव से आर्थिक सहायता देने की बात बोली गई है, या उपरोक्त सभी। तो देखो आर्टिकल 29 और 30 किससे जुड़े हुए हैं? आपके कल्चर एंड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। किन लोगों के कल्चर और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं? जो कि माइनॉरिटीज़ है। तो कल्चर के बारे में बात तो आर्टिकल 29 करता है, जिसमें रिलीजियस तौर पर माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 30 बोलता है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की क्या है? अनुमति है, और उसके लिए सरकार उतनी ही सहायता राशि उनको प्रोवाइड करवाएगी जितनी वो किसी और धर्म के लिए प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर जो है वो आपको ऑप्शन सी राइट रहेगा कि सरकार आर्थिक सहायता अल्पसंख्यकों के संस्थानों को बिना किसी भेदभाव के प्रोवाइड करवाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट विच फंडामेंटल राइट ऑल फंडामेंटल राइट्स बिकम मीनिंगलेस? किस मूलभूत अधिकार के बिना सारे मूलभूत अधिकार जो हैं वो अर्थ विहीन है? आर्टिकल 21A, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 32? तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 32 जो है, जो कहीं ना कहीं बात करता है कि अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है तो आप तो उस चीज़ के लिए उपचार का काम करता है आपका आर्टिकल 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 बात करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आर्टिकल 32 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो रहेगा आर्टिकल 32 यहाँ पे राइट रहेगा। तो इस तरह से हमने आज अपनी इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल HP मिथ एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।